हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता और एक खास वर्ग के लोग आज इन आरोपियों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन आरोपियों को देखकर उन्हें भगत सिंह की याद आ गई। कई बड़े बड़े नेताओं ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे हैं कि तो भगत सिंह की याद ताजा हो गई। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्ष 1929 में पुराने संसद भवन में, जो अभी कुछ दिन पहले हमारा संसद भवन था, उस समय यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था और यहां पर घुसकर इस असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। लेकिन सोचिए, क्या संसद भवन की सुरक्षा तोड़कर आज के लोकसभा में आए इन आंदोलन जीवियों की तुलना भगत सिंह से करना भगत सिंह का इतना बड़ा अपमान नहीं है? भगत सिंह का आंदोलन भारत की आजादी के लिए था और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है? क्या हमारे देश में किसी विदेशी ताकत का शासन है? क्या आज हम गुलाम हैं? भगत सिंह के जमाने में ना तो लोकतंत्र था, ना ही भारत का अपना कोई संविधान था, ना लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म करके भारत को आजाद कराने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो अपने आप को भगत सिंह का फैन कहते हैं, ये तो भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ही अस्थिर कर रहे हैं। और आज भारत आजाद है, भारत में लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, हमारी अदालतें हैं। हमारे देश में हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें जनता खुद अपनी सरकार चुनती है। तो जिस सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उस सरकार को इसी देश के लोगों ने चुना है। इसलिए अगर इन लोगों में इस सरकार के खिलाफ इतना ही गुस्सा है, तो इन्हें लोकतांत्रिक तरीकों के जरिए चुनाव में जाना चाहिए था, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को जिताना चाहिए था, अपनी पसंद के नेता को जिताना चाहिए, फिर उस नेता की सरकार बनवानी चाहिए और फिर ये जैसा चाहें वैसे सरकार को चला सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके भारत की संसद को चुनौती दी, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को चुनौती दी, दुनिया में उसका मजाक बनाकर रख दिया। और आज पूरी दुनिया का मीडिया और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार आज हम पर हंस रहे हैं इन 4 नौजवानों की वजह से। आज कुछ अखबारों की कटिंग में लेकर आया हूं। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए भारत की संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा और कहा कि देश में सरकार की तानाशाही नहीं चल सकती। और हेडलाइन उसकी है, इंडियन पुलिस अरेस्ट 4 इंट्रूडर्स फॉर ब्रीचिंग सिक्योरिटी इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ द अरेस्टेड सेड शी वॉज अ स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। People's voice is not being heard by the government. There can't be a dictatorship in the country. अब जब आप दुनिया के लोग इस खबर को पढ़ेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा? वो ये सोचेंगे कि भारत के जो युवा हैं वो बहुत परेशान हैं, भारत में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भारत में आम जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा और भारत में डिक्टेटरशिप है। इस खबर को पढ़कर आपको बस ये समझ में आएगा। अगर आप भारतीय नहीं हैं, भारत में नहीं रहते हैं, कोई विदेशी आदमी इसको पढ़े तो यही समझेगा कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका। अमेरिका की एक और बड़ी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि बेरोजगारी से परेशान कुछ छात्र भारत के संसद भवन में घुस आए। यहां पर भी आपको यही लगेगा कि भारत में तो बहुत बुरी हालत है और अब बेरोजगार लोग जो छात्र हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचा कि वो संसद भवन में घुस आए। अमेरिका के ही एक और अखबार डिप्लोमेट ने लिखा है कि भारत के संसद भवन की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। ये द डिप्लोमेट लिखता है और यह घटना तब हुई जब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी थी कि वो 13 दिसंबर को भारत की संसद की नींव हिला देगा। और गल्फ न्यूज और रॉयटर्स जैसे अखबारों और न्यूज एजेंसीज ने भी इस घटना को इसी संदर्भ में प्रकाशित किया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या ने कुछ छात्रों को संसद भवन में घुसपैठ करने के लिए मजबूर कर दिया। तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, हमारी छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान भी इस घटना को लेकर बहुत मजा ले रहा है। वहां के एक बड़े अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत की संसद में हमला करने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू हैं, इसलिए इस हमले को वहां आतंकवादी हमला नहीं कहा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को हम ये बताना चाहते हैं, इन अखबार वालों को भी बताना चाहते हैं कि भारत में इन घुसपैठियों के खिलाफ आतंकवादी हमले की धाराएं ही लगाई गई हैं। और
जो लोग आज पाकिस्तान की इस लाइन को या द डॉन की इस लाइन को हमारे देश में ले रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एक तरीके से वही लाइन ले रहे हैं जो पाकिस्तान की लाइन है। पाकिस्तान वही देश है जहां से आए 5 आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की पुरानी संसद भवन पर हमला किया था और इस हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। और इस हमले का मैं चश्मदीद गवाह हूं। उस दिन मैं वहीं था, मैं जानता हूं कैसा हमला यह हुआ था। आज इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद की सुरक्षा में चूक पिछली सरकारों में भी हुई थी और सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। We all agree that with a heavy heart that the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of parliament. We have to appreciate that honorable speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestions for the further strengthening of the security in the parliament premises. Some of these suggestions given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also that in future further measures will be taken to strengthen the parliament security. In my opinion, this matter concerns us all and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone. अब हम आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं और वो ये कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अब उसी राह पर चल पड़ा है जिस पर एक जमाने में राम जन्मभूमि में अयोध्या का मामला था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे दी है और यह सर्वे एक आयोग द्वारा किया जाएगा जिसका गठन खुद हाईकोर्ट के जज करेंगे और इस पर अगला फैसला 18 दिसंबर की सुनवाई के दौरान लिया जाएगा। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 18 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थीं जिनमें मस्जिद के ढांचे को अवैध बताया गया और अदालत से मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा के राजा कंस ने जिस जेल में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा और जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो जेल उसी स्थान पर मौजूद है जहां फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने अदालत में कुछ साक्ष्य भी रखे और बताया कि इस मस्जिद में शेषनाग और कमल पुष्प जैसी आकृतियां हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि यह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है और इससे पहले यहां भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था जिसे मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर तब तोड़ दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल के विवरण पर लिखी गई एक पुस्तक में इस बात का उल्लेख भी है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने के दौरान औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशव देव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है जिसे हटाने की लगातार मांग चलती आ रही है और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी है और अब अदालत ने मस्जिद के इसी परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे दी है और सर्वे देखिए ये उसी रास्ते का जो एक लीगल प्रोसेस है ये उसकी शुरुआत है। अब सर्वे होगा, सर्वे में यह पता लगेगा कि किसकी बात सही है किसकी बात गलत है और अगर हिंदू पक्ष की बात सही मानी गई तो हो सकता है फिर इस श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अंतिम जो पड़ाव होगा वो वही होगा जो कि अयोध्या का हुआ। आज हम आपको एक ऐसा चिंताजनक विश्लेषण दिखाना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे भारत के लोग सुबह और शाम अपने शरीर को दवाई वाली गोलियों से छलनी कर रहे हैं और भारत के करोड़ों लोगों ने अब दर्द की दवाओं को ही अपना सबसे बड़ा दर्द बना लिया है। और ये वो खबर है जिसे हम आपको
दिखा नहीं पा रहे थे कई दिनों से। आप में से कई लोगों ने बाद में हमें लिखा, कई लोगों के मेल्स आए, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें इस खबर का इंतजार है। इसलिए आज हम इस खबर का आपके लिए विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं और आपके पूरे परिवार को ये देखनी चाहिए। ये खबर एक पेन किलर दवाई के बारे में है और इस पेन किलर का नाम है मेफ्टल। हमारे देश में हर 10 में से 8 महिलाओं ने कभी ना कभी अपने जीवन में ये पेन किलर दवाई खाई है, क्योंकि इस पेन किलर को महिलाएं अक्सर अपने पीरियड्स के समय पर खाती हैं। और भारत में ये पेन किलर सिर दर्द, दांतों के दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार और भी कई बीमारियों में दर्द को कम करने के लिए लोग खाते हैं। लेकिन अब इस पेन किलर को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है और भारत के जो करोड़ों लोग इस दवा को खा रहे हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मेफ्टल पेन किलर से शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें शरीर पर रैशेज यानी चकत्ते पड़ सकते हैं, आपको तेज बुखार आ सकता है, आपके शरीर में सूजन हो सकती है। और जो लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए नियमित रूप से मेफ्टल खा रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। यह बात बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग या तो खुद के ही डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, या वो अपने किसी परिचित की सलाह पर किसी दवाई को आंख बंद करके खा लेते हैं, या फिर केमिस्ट से बात करके भी दवाई ले लेते हैं। और इस दवाई के मामले में भी यही हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में लगभग 52% लोग बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाइयां खा लेते हैं और कुछ जगहों पर तो यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक सर्वे हुआ जिसमें लगभग 93% लोगों ने यह माना कि वो कोई दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेते ही नहीं, जबकि गुजरात में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 79% थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोग हर साल 8,500 करोड़ रुपए की पेन किलर्स खा जाते हैं और इनमें से ज्यादातर दवाइयां जो लोग हैं जो खाते हैं वो डॉक्टर से सलाह लिए बिना खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। हालांकि इस एडवाइजरी को लेकर मेफ्टल दवा बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है ब्लू क्रॉस लैब, उसने भी अपना स्पष्टीकरण हमें भेजा है और उसका कहना है कि इस पेन किलर से कोई खतरा नहीं है और अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में 40 साल से भी ज्यादा समय से लोग इसे खा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। इस कंपनी ने एक और बात कही है जो बहुत अहम है, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कंपनी ने कहा है कि साइड इफेक्ट किसी भी दवा से हो सकता है और आप भी जानते हैं, आपने पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयों का भी नाम सुना होगा जो सर्दी, बुखार, सिर दर्द में लोग अक्सर खाते रहते हैं। इस कंपनी का कहना है कि इन दवाओं से भी साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी कोई भी दवा अगर आप सही कंडीशन में नहीं खाएंगे, डॉक्टर से बिना पूछे खाएंगे, तो हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। इसलिए इस दवा का भी है। यह बहुत अहम बात है जिसे आपको समझना होगा। अगर आप कोई भी दवा बिना सोचे समझे खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी दवा सोच समझकर खानी है। संभव हो तो डॉक्टर से पूछकर ही आपको कोई भी दवा खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आपकी एलर्जीज, आपके शरीर को देखकर उसके बाद आपको कोई दवा देते हैं।